ये तो हम सब जानते हैं कि कला कमाल की होती है। पर कभी-कभी ना उस कला के पीछे की जो कहानी होती है, वो कला से भी ज्यादा दिलचस्प निकलती है। तो आज बात करते हैं छठी शताब्दी के एक ऐसे ही जबरदस्त संस्कृत कवि भारवी की, और उनकी उस असाधारण प्रसिद्धि के बारे में जानेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारवी की कहानी का जो सबसे मजेदार हिस्सा है ना, पहले उसकी बात करते हैं। मतलब सोचिए, सिर्फ एक श्लोक, एक विटी वर्स, और उसके पीछे छिपी है एक पूरी की पूरी नाटकीय कहानी। हाँ, तो ये है वो श्लोक। कितना मजेदार और व्यंग्यात्मक है ना? ससुराल में रहना स्वर्ग जैसा है, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते तक। उसके बाद भोजन की जगह जूते। भाई, कोई कवि ऐसा क्यों लिखेगा? आखिर ऐसी क्या बात हो गई होगी? इसके पीछे एक बहुत ही गजब की कहानी है। तो ये कवि थे भारवी। मतलब एक विलक्षण प्रतिभा, एक चाइल्ड प्रोडिजी थे वो। लेकिन मजे की बात देखिए, उनके खुद के पिता उन्हें सबके सामने निकम्मा मूर्ख कहकर बुलाते थे। और बस यहीं से कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एक तरफ है हमारे प्रतिभाशाली युवा कवि, जिनका असली नाम दामोदर था, और दूसरी तरफ उनके पिता, जो उनकी आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक दिन क्या होता है, भारवी चुपकर अपने पिता की बातें सुन लेते हैं, और तब जाकर उन्हें असलियत पता चलती है। पता है क्या? ये सारी कठोर आलोचना, ये सारा अपमान, सब एक दिखावा था। उनके पिता असलियत में मन ही मन उनकी बहुत तारीफ करते थे, पर सबके सामने बुरा भला इसलिए कहते थे ताकि उनका बेटा अपनी काबिलियत पर घमंड न करने लगे। अब जरा सोचिए भारवी पर क्या बीती होगी, ये जानकर कि उन्होंने अपने पिता को कितना कितना गलत समझा। वो पछतावा की आग में जलने लगे। बात इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने गुस्से में अपने पिता की हत्या की साजिश तक कर डाली थी। और अपनी इसी भयानक गलती का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने खुद के लिए एक सजा की मांग की। और उनके पिता ने जो सजा दी, वो सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगे, पर बहुत गहरी थी। सजा थी, जाओ 6 महीने अपने ससुर के घर में रहकर आओ। हाँ, बस यही सजा थी। और यही वो सजा है जिसने उस मशहूर श्लोक को जन्म दिया। तो भारवी पहुंच गए ससुराल। अब शुरू शुरू में तो भाई खूब शाही मेहमान नवाजी हुई, दूध, घी, दही, शहद, सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलने लगे, वो शाही अंदाज गायब होने लगा और सम्मान कम होने लगा। धीरे धीरे उनका वहां रहना दूभर हो गया, और बस इसी कड़वे अनुभव ने उन्हें वो व्यंग्यात्मक श्लोक लिखने पर मजबूर कर दिया। तो ये थी उस एक श्लोक के पीछे की पूरी कहानी। ठीक है, तो कहानी तो बड़ी मजेदार है, पर सवाल ये उठता है कि हमें ये सब पता कैसे चला? हम कैसे जानते हैं कि भारवी इतने ज्यादा प्रसिद्ध थे? तो चलिए अब कहानी से निकलकर जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। तो भारवी का जो समय है वो है छठी शताब्दी का, लेकिन उनकी प्रसिद्धि का सबसे पक्का, सबसे ठोस सबूत मिलता है लगभग 100 साल बाद, 634 ईस्वी के एक शिलालेख से। यह है ऐहोल शिलालेख, और यही वो पत्थर है जिसने भारवी की विरासत को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, जानते हैं? ये शिलालेख भारवी के बारे में था ही नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे तो एक दूसरे महान कवि रवि कीर्ति ने अपने राजा पुलकेशिन द्वितीय की तारीफ में लिखवाया था। अब सोचिए, किसी और की तारीफ में लिखे गए पत्थर पर भारवी का नाम आना, ये बात कितनी बड़ी है। उस शिलालेख में रवि कीर्ति बड़े गर्व से लिखते हैं कि अपनी कविता से उन्होंने कालिदास और भारवी जैसी प्रसिद्धि हासिल कर ली है। कमाल है। मतलब वो अपनी तुलना कालिदास और भारवी से कर रहे हैं। किसी भी कलाकार के लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? ये वो प्रसिद्धि थी जिसे सचमुच लिटरली पत्थर पर तराश दिया गया था। तो आखिर भारवी ने ऐसा क्या लिखा था कि उनकी ऐसी जबरदस्त प्रतिष्ठा बनी? चलिए अब नजर डालते हैं उनके उस एकमात्र महाकाव्य पर जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। भारवी की इस अमर रचना का नाम है किरातार्जुनीयम, और ये कोई मामूली किताब नहीं है, बल्कि संस्कृत साहित्य के 5 सबसे महान महाकाव्यों में से एक मानी जाती है। अब महाकाव्य क्या होता है? समझ लीजिए, ये एक ऐसी शैली है जिसमें भाषा बहुत सजी सवरी होती है, और उसमें प्रकृति, प्रेम और युद्ध का बड़ा ही शानदार वर्णन होता है।
इसकी कहानी महाभारत से ली गई है और पूरी तरह एक्शन से भरपूर है। होता ये है कि हीरो अर्जुन दिव्य अस्त्र पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तभी वहां भगवान शिव एक शिकारी यानी कि किरात के भेष में पहुंच जाते हैं। एक जंगली सुअर को लेकर दोनों में बहस होती है। फिर भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। आखिर में अर्जुन की बहादुरी से खुश होकर शिव अपने असली रूप में आते हैं और उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र दे देते हैं। तो कहानी तो जबरदस्त है, पर असली मजा सिर्फ कहानी में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि भारवी ने इस कहानी को कहा कैसे। उनका स्टाइल, उनका अंदाज, वो कमाल का था। भारवी के लिखने की जो स्टाइल थी ना, उसकी सबसे बड़ी पहचान थी अर्थ गौरवम। इसका सीधा सा मतलब है अर्थ का वजन या वेट ऑफ मीनिंग। मतलब कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके बहुत गहरी, बहुत गूढ़ बात कह देना। और उनकी यही खूबी थी जिसने उन्हें दूसरे कवियों से बिल्कुल अलग एक लेजेंड बना दिया। लेकिन बात सिर्फ गहरे अर्थ तक ही सीमित नहीं थी। वो भाषा के साथ खेलते थे, एक तरह से करतब दिखाते थे। भारवी अपनी भाषाई कलाबाजी के लिए मशहूर थे। वो संस्कृत ग्रामर के नियमों को पकड़कर उसे उसकी आखिरी हदों तक खींच ले जाते थे। और उनकी इस महारत का सबसे हैरान कर देने वाला सबूत देखना है तो ये देखिए, एक पूरा का पूरा श्लोक जो सिर्फ एक ही कॉन्सोनेंट न का इस्तेमाल करके बनाया गया है। न, नो, 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 नाना, 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 नो, नो। सुनने में ये किसी पहेली जैसा लगता है ना? पर यही तो उनकी जीनियस का सबूत है। नियमों के साथ खेलते हुए भी एक अर्थपूर्ण रचना कर देना। तो चलिए अब सारी बातों को जोड़कर देखते हैं, आखिर भारवी की विरासत का सबसे जरूरी पहलू क्या है। तो सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात यही निकल कर आती है कि भारवी की शोहरत इतनी ज्यादा थी कि उनके जाने के लगभग 100 साल बाद भी एक दूसरा महान कवि उन्हें आर्टिस्टिक अचीवमेंट का गोल्ड स्टैंडर्ड मान रहा था। इससे बड़ी बात क्या होगी? तो देखा, एक तरफ उनके जीवन की वो दिलचस्प नाटकीय कहानी और दूसरी तरफ भाषा पर उनका वो बेमिसाल कंट्रोल। बस इसी अनोखे कॉम्बिनेशन ने भारवी को इतिहास में वो मकाम दिया जो आज भी अमर है। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, दुनिया में ऐसे कितने कलाकार होते हैं जिन्हें इतनी बड़ी शोहरत नसीब होती है कि उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक उनकी तारीफ को सचमुच पत्थर पर लिखवाकर हमेशा के लिए अमर कर दें।